गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन रेक्टिफायर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनके अलग अलग पैरामीटर और कितने टाइप के होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में अपन दो टाइप पढ़ेंगे, एक सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं जिससे कि रेक्टिफायर की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, उनको भी अपन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला बच्चों, रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर मतलब जैसे कि अपन की जो मेन सप्लाई होती है, पावर सप्लाई जो घर पे आती है, वो एसी नेचर की होती है, अल्टरनेटिंग करंट नेचर की होती है। तभी आप देखेंगे कोई भी सर्किट में जब आप सप्लाई बनाते हैं, सोर्स सप्लाई सोर्स दिखाते हैं, तो एक ऐसे दिखाते हैं, एसी सप्लाई इस तरह दिखाते हैं। इसका मतलब होता है जो सप्लाई वोल्टेज है वो साइनोसॉइडल है। सप्लाई वोल्टेज वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ओमेगा टी टाइम के साथ वेरी कर रहा है साइन वेव फॉर्म में। ये साइन का वेव फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, Vm साइन थीटा, Vm साइन ओमेगा टी, और ये इधर ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, पर जितनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे अपन को प्योर डीसी की ज़रूरत होती है, प्योर डीसी, डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है। आपकी करंट निगेटिव हाफ साइकिल में नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में और प्योर होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट डीसी होना चाहिए। ऐसे डिस्टरबेंस भी नहीं होनी चाहिए। डिज़ायर जो रहता है वो रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो वेरी ना करे टाइम के साथ, वो कांस्टेंट डीसी हो। तो ये कैसे होगा, किस सर्किट का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इससे ये बनाने के लिए, इस टाइप के वेवफॉर्म से इस टाइप का वेवफॉर्म बनाने के लिए किस सर्किट का यूज़ करते हैं, वो सर्किट है बच्चों रेक्टिफायर बनाने के लिए अपन को डायोड की ज़रूरत पड़ती है। डायोड क्यों इसमें यूज़ में आता है, इस्तेमाल में आता है, क्योंकि डायोड ही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डायोड ही एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूनी डायरेक्शन करंट फ्लो करती है। अगर करंट फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो एज अ ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे करंट को फ्लो नहीं करने देगा, रिवर्स डायरेक्शन में वापस करंट को फ्लो करने नहीं देगा। जो डायोड का आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो भी आपको यही प्रेजेंट कर रहा है। अगर डायोड का सिंबल ऐसे बना है तो आपकी करंट जो फ्लो होगी, करंट फ्लो की डायरेक्शन फॉरवर्ड ही होगी, आपकी करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कैसे डायोड ही क्यों यूज़ किया गया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, सर्किट देखते हैं। पहला सर्किट रेक्टिफायर सर्किट जो मोस्ट सिंपलेस्ट सर्किट है वो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए इसमें सर्किट कैसा है, कैसे काम करता है, उसको बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बना रखा है। इसमें क्या है, इसमें आप एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा रखा है। वैसे अगर आप चाहें तो ट्रांसफार्मर ना भी लगाएं, ये सप्लाई वोल्टेज अगर आपके डिजायरेबल है तो आप ट्रांसफार्मर नहीं भी लगा सकते हैं। इसमें आपका मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है ट्रांसफार्मर को लगाना। उसके बाद
ट्रांसफार्मर के बाद आपका आता है ये डायोड, बीच में डायोड लगा दिया है, डायोड से आगे लोड लगा दिया है RL। ठीक है बच्चों, तो अब होता क्या है इसका ऑपरेशन समझते हैं। ऑपरेशन में देखिए, AC वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म ये रहा, AC इनपुट है, टाइम के साथ वोल्टेज का वेव फॉर्म ये रहा। अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ वोल्टेज पॉजिटिव हाफ में भी है, टाइम के साथ निगेटिव हाफ में भी है, अल्टरनेट कर रहा है। जब पॉजिटिव हाफ होगा तब प्लस माइनस कुछ इस तरह होगा। रेजिस्टेंस को एक तरीके से शॉर्ट सर्किट मान ले तो डायोड का जो P साइड है, P साइड ये रहा, N साइड ये रहा। P साइड को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, N साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, डायोड हो गई फॉरवर्ड बायस। डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस हो गई वैसे ही शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लग गया और आउटपुट लोड के अक्रॉस, RL के अक्रॉस अपन को आउटपुट वोल्टेज मिल गया प्लस माइनस Vin। ठीक है बच्चों, जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हुई, सेकंड साइकिल आया, ये निगेटिव साइकिल जैसे ही आया वैसे ही इनपुट सप्लाई वोल्टेज इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज हो गई। इसको बोलते हैं पोलैरिटी चेंज होना सेकंड हाफ में। जब t इज ग्रेटर देन, देखिए बच्चों t यहाँ से 0 से पाई है और पाई से जब 2 पाई है, t इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 2 पाई, उस साइकिल के बीच में सेकेंड हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज होने के कारण डायोड ये रिवर्स बायस हो गई है, रिवर्स बायस डायोड हो गई है, तो ये ओपन सर्किट हो गया है। वोल्टेज यहाँ पे अब जो इनपुट वोल्टेज है वो अपीयर आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, सर्किट ओपन हो गया है तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया है। ठीक है, तो अब आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया है तो आउटपुट कुछ इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट हाफ में आपने देखा पूरा जाने देगा, सेकंड हाफ में आपको 0 कर देगा आउटपुट वोल्टेज, फिर से फर्स्ट हाफ में कंडक्ट करेगा, सेकंड हाफ में 0 कर देगा। ठीक है बच्चों, तब देखिए इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि सेकंड हाफ में जो निगेटिव साइकिल में था वोल्टेज उसको अपने से आगे जाने ही नहीं दिया डायोड ने। उसके कारण जो अवेलेबल आउटपुट वोल्टेज है वो केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो करंट फ्लो भी केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है। इस सर्किट को बच्चों बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके कुछ पैरामीटर हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर, वो चेक करते हैं। देखिए ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका एडवांटेज कह लेंगे इसको, डीसी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज के इस सर्किट की प्रॉपर्टी ही है कि ये डीसी बनाता है। डिसएडवांटेज इसके काफ़ी ज़्यादा हैं जिसके कारण इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। पहला डिसएडवांटेज कि आपने इनपुट तो अप्लाई कर रखा है, आपने पूरा 2 पाई टाइम पीरियड के लिए, पूरे 2 साइकिल के लिए इनपुट अप्लाई कर रखा है, पर आउटपुट आपको मिल रहा है केवल हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ में आपको आउटपुट 0 मिल रहा है। तो इसको रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी आपकी 0 है। रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी क्या है बच्चों, ये बहुत एग्जाम में भी आता है, नीटा। रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी बोलते हैं आपको पी आउट, आपको कितनी पावर आउटपुट में मिली है रेक्टिफायर के, और पी इन का जो रेशियो है तो रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी है। कितना इफिशिएंट है आपका सर्किट, आप कितनी पावर अप्लाई कर रहे हैं और कितना आपको मिल रहा है, आप एक्सट्रैक्ट कितना निकाल सकते हैं उस सर्किट से, उसके रेशियो को इनपुट इफिशिएंसी रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि इस सर्किट की बहुत पुअर होती है, उसको अभी निकालेंगे भी। तो बच्चों अब इसमें आपका फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पहला एडवांटेज हो गया आपका। रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी बहुत ही पुअर है,
और इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है f इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कोई भी पीरियोडिक साइकिल है। पीरियोडिक मतलब कोई भी साइकिल जो अपने वेवफॉर्म को कुछ समय के बाद रिपीट करता है, कुछ समय के बाद रिपीट करता है, वो है। तो जितना समय वो रिपीट करता है, ये आपका पीरियोडिक सिग्नल हो गया। पीरियोडिक सिग्नल मतलब जो सेम एक समय के बाद सेम सिग्नल वापस आ रहा है, सेम सिग्नल वापस रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल में कुछ टाइम पीरियड होगा, उसको t मान लेते हैं। 1/t इज इक्वल टू f बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार एक वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है, वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपकी जो घर की डोमेस्टिक सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज का मतलब है कि जो आपका साइनोसॉइडल है, घर में जो सप्लाई आ रही है, वो एक सेकंड में 50 बार आपके 50 साइकिल हो रहे हैं। उसके मतलब 100 बार, एक सेकंड में 100 बार वो फ्लक्चुएट कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वो इतनी तेज फ्लक्चुएट करती है, इसलिए आपको वो दिखता नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो अब ये जो इनपुट वेव फॉर्म है, इसका टाइम पीरियड t है और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t। जो आउटपुट वेव फॉर्म है, सेम इसका टाइम पीरियड भी t रहेगा, क्योंकि t के बाद फिर से रिपीट करेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1/t हो जाएगी। तो इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और इसका आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज, डीसी वैल्यू, आउटपुट डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू आउटपुट सिग्नल की कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी अगर वेवफॉर्म का आपको डीसी वैल्यू निकालनी है, कोई भी वेवफॉर्म है, कोई भी वेवफॉर्म, उसकी अगर आपको डीसी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे? उस वेवफॉर्म का एरिया निकालेंगे। एरिया मान लेते हैं इसका fx है, उसका आप एरिया निकालेंगे। कितने टाइम पीरियड के लिए है? 0 से t मान लेते हैं, 0 से t, और इसका टाइम पीरियड 1/t। और जो ये पैरामीटर होगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। ये मैथमेटिक्स में बच्चों आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन के पास कौन सा सिग्नल है? साइनोसॉइडल सिग्नल है। साइनोसॉइडल सिग्नल में आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 से पाई का टाइम पीरियड लेंगे, 0 से पाई का लेंगे। बच्चों, एवरेज वैल्यू डीसी सिग्नल की नॉर्मली 0 रहती है, एसी सिग्नल की, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में है उतना निगेटिव हाफ साइकिल में है। पर इसकी एवरेज वैल्यू को निकालने के लिए, पर जो आपका रेक्टिफायर सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट में आपने निगेटिव पार्ट को हटा दिया है। निगेटिव पार्ट को हटा दिया है तो आपके पास केवल पॉजिटिव पार्ट बच गया है। टाइम पीरियड इसका कितना हो गया है? 2 पाई हो गया है। सिग्नल क्या है आपका? 0 से पाई के बीच में है, उसके बाद अनअवेलेबल है, तो आपका टाइम पीरियड 1/2 पाई हो गया। इंटीग्रेट आपको कहाँ से कहाँ तक करना है? इंटीग्रेट अपन को 0 से पाई तक करना है, क्योंकि सिग्नल अपन का अवेलेबल पाई तक है, उसके बाद 0 सिग्नल है, तो पाई तक लिख देंगे Vm sin ओमेगा t। ठीक है बच्चों, अगर आपको करंट निकालनी है तो RF प्लस RL कर देंगे। अगर आप डायोड का रेजिस्टेंस निगलेक्ट मान रहे हैं तो RF को हटा देंगे, केवल RL। सेम चीज बच्चों, सेम चीज ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे करंट निकाली है इन्होंने, RF प्लस RL Vm sin थीटा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर जो फाइनली डीसी वैल्यू आएगी साइनोसॉइडल के केस में, वो आ जाएगी IDC इज इक्वल टू Im डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप देख लेंगे Im डिवाइड बाय पाई।
ठीक है बच्चों, इट मे बी रिमेम्बर्ड दैट द एरिया ऑफ वन हाफ साइकिल ऑफ अ साइनसॉइडल वेव इज ट्वाइस द पीक वैल्यू, थस in this case peak value is Im and therefore area of one half cycle is 2Im। ठीक है बच्चों, ये मेनली आपको जो अभी अपन ने इतना डेरिवेशन किया है, अगर आपको डेरिवेशन जैसे कोई प्रॉब्लम आती है उसमें आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, या फिर आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, तो अगर आप इतना डिराइव करेंगे उस समय पे और उससे आपकी एवरेज वैल्यू पूछ रहा है तो आप इतना डिराइव करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो बच्चों ये जो आप नॉर्मल जो सिग्नल्स होते हैं जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल है, इनकी आपको एवरेज वैल्यू याद हो जानी चाहिए, आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए और याद हो जानी चाहिए। तो आप जो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसमें I एवरेज इक्वल टू IM डिवाइड बाय पाई होता है। और अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, आगे अभी अपन फुल वेव पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, उस समय I एवरेज जो होता है 2IM डिवाइड बाय पाई होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें पूरे साइकिल में आपकी करंट का फ्लो होता है, इसमें हाफ साइकिल में नहीं है, इसमें पूरी साइकिल में होता है। वो कैसे होता है सर्किट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, एवरेज वैल्यू आ गई। एसी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पता है आपको। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं अंडर रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल देंगे। IRMS इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 टाइम पीरियड बच्चों। ठीक है, आरएमएस वैल्यू के लिए अंडर रूट इंटीग्रेट करेंगे सिग्नल को स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम पीरियड t, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है बच्चों, आरएमएस वैल्यू जब उस सिग्नल की निकालते हैं, किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल की अगर आरएमएस वैल्यू होगी तो वो IM डिवाइड बाय √2 होती है। ठीक है बच्चों, उसको अपन याद रखेंगे साइनसॉइडल की एवरेज वैल्यू को। तो अब पावर क्या होती है? पावर बच्चों IRMS स्क्वायर इंटू RL, ये AC पावर हो गई। DC पावर के लिए I एवरेज स्क्वायर इंटू RL करेंगे, अगर आप RF को निगलेक्ट कर देते हैं तो फिर। ठीक है बच्चों, सेम जब कैलकुलेट किया गया तो आपकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो होती है P आउटपुट डिवाइड बाय P इनपुट, यानी कि AC पावर DC पावर डिवाइड बाय PAC, वो आपकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बताता है। वो जब इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो 40.6% आती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बता दिया गया है, नोट्स को आप फिर से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। 40.6% रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होती है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए इस सर्किट को रेक्टिफायर के लिए प्रीफर नहीं करते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा पैरामीटर आता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि कोई भी डायोड है, आप इसको या तो फॉरवर्ड बायस करेंगे या तो आप रिवर्स बायस करेंगे, पर रिवर्स बायस में भी आप उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के से ज़्यादा अगर लगा देंगे, वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो वो डायोड काम करना बंद कर देगा, मतलब डैमेज हो जाएगा। जब वो डैमेज हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए एक रेटिंग डिसाइड की जाती है किसी भी डायोड की, वो होती है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। इसमें कितना मैक्सिमम वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम वोल्टेज एप्लीकेशन हो सकता है उसके ऊपर किसी सर्किट में। तो इसमें देखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसमें क्या है,
उसमें आपका जो PIV से रेटिंग होती है वो इनपुट के VM के मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होती है, क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज आपका क्या है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है। फॉरवर्ड तो आपको फॉरवर्ड जाने देगा। जो रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज है वो मैक्सिमम कितना है, VM है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज आपका कितना हुआ, PIV कितना हुआ इस सर्किट के लिए किसी डायोड का, VM, जहां VM जो है इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, PIV पता चल गया। अब अपन चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर में आपके दो टाइप हैं, एक है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, एक है ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए बच्चों, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सर्किट कैसा रहता है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर अपन यूज करते हैं, जैसा कि नाम से बोला गया है सेंटर टैप, मतलब इसके बीच में एक टैप लगा देते हैं, बीच में एक कनेक्शन कर देते हैं, लोड कनेक्ट कर देते हैं और दो डायोड, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, एक निगेटिव हाफ साइकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायोड D1 और डायोड D2। ठीक है बच्चों, जब आपका सर्किट, अब इनपुट सप्लाई दी आपने, साइनोसॉइडल सप्लाई दी, अब फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका टर्मिनल A पॉजिटिव है, टर्मिनल B निगेटिव है और बीच वाला 0 मान लेते हैं, न्यूट्रल। तो अब इस समय क्या होगा, पॉजिटिव अगर आपने ये पूरा VM है, ये VM मान लेते हैं, ये VM मान लेते हैं, बीच में न्यूट्रल मान लेते हैं 0। तो जैसे ही आपने A पॉइंट पॉजिटिव है, D1 डायोड फॉरवर्ड बायस हो गई और अप्लाइड वोल्टेज VM हो गया, अप्लाइड वोल्टेज VM हो गया। अब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा बच्चों, सेकेंड हाफ साइकिल में पोलैरिटी बदल जाएगी, पोलैरिटी बदल जाएगी। तो कौन सी डायोड, अब D1 क्या हो गया है, D1 में P से माइनस कनेक्ट हो गया, तो D1 रिवर्स बायस हो गई है। तो उस समय D2 आपकी फॉरवर्ड बायस हो गई है, D2 फॉरवर्ड बायस हो गई। तो फिर से देखेंगे, D2 फॉरवर्ड बायस हो गई तो RL का जो ये टर्मिनल, ये अभी भी पॉजिटिव रहा, ये अभी भी पॉजिटिव रहा। ठीक है बच्चों, आउटपुट RL का अभी भी पॉजिटिव रहा। तो आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है, Vin आउटपुट आपको कैसा मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है आपको हमेशा पॉजिटिव, इवन इफ आपका जो इनपुट सिग्नल है वो आपने निगेटिव दिया पर आउटपुट आपको पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है बच्चों, और जब ये आपका डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है उस समय D1 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज कितना है, D1 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज, एक आपका VM ऊपर VM नीचे, 2VM वोल्टेज आपका D1 के अक्रॉस रिवर्स बायस है। तो ये जो सर्किट है आपका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, इसमें जब डायोड रिवर्स बायस हो रही है तो आपका जो VM मिल रहा है आउटपुट में, मिल तो VM रहा है पर रिवर्स बायस डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज उसको ब्लॉक करना पड़ रहा है, उसको 2VM वोल्टेज ब्लॉक करना पड़ रहा है बच्चों। यही इस सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का एक डिसएडवांटेज है कि आपका जो डायोड इसमें इस्तेमाल की जाती है उसकी रेटिंग, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है VO, उसकी रेटिंग की 2 गुनी ब्लॉकिंग वोल्टेज, उसकी PIV रेटिंग 2 गुना होना चाहिए, 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए इसमें सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में। वर्किंग आपको समझ में आ गई। अब बच्चों इसका वेव फॉर्म एनालाइज करते हैं। देखिए, वेव फॉर्म एनालिसिस के लिए सबसे बेहतर तरीका रहेगा कि आप इनपुट वेव फॉर्म बनाएं, उसके नीचे ही आप आउटपुट वेव फॉर्म बना लें। सर्किट की वर्किंग एक एक देखें। डायोड D1 जब फॉरवर्ड बायस हो रही है, फॉरवर्ड बायस आपको बता दिया गया था, जब P से प्लस N से निगेटिव कनेक्ट कर देंगे तो फॉरवर्ड बायस कंडक्ट करने लगेगी, जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो वो ब्लॉक करेगी। ठीक है बच्चों, तो अब इनपुट के नीचे आपने आउटपुट बना दिया, Vin है ये Vout है। अब क्या करेंगे आप, प्लस माइनस हो गया,
अब इसके बाद आप एनालाइज करेंगे इसको, जैसा कि डीसी कंपोनेंट क्या होता है, आई डीसी की वैल्यू क्या होगी, जैसा पहले बताया गया था आपको, आई एम टू आई एम डिवाइड बाय पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ सिग्नल था तो आई एम डिवाइड बाय पाई। कैलकुलेशन आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आई डीसी पता गया। आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस आपका वैल्यू आर एम एस वैल्यू चेंज नहीं होती है सिग्नल की, क्योंकि उसको रूट अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं। जो नीचे का सिग्नल है वो ऊपर आ जाएगा, तो उसकी आई एम डिवाइड बाय √2 हो गई। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ये आधा था आपका, इतना आप देखेंगे ये वाला पार्ट आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसका 2 गुना हम लोगों को अब हम लोग एनर्जी ले पा रहे हैं सर्किट से, 2 गुनी एनर्जी एज कंपेयर टू हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसका अपन जब रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालेंगे तो फिर वो आपकी डबल लगभग 80.6%, 81.2%, 40.6% तो उसका था, उसका डबल हो जाएगी, 81.2% हो जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रोसेस देख लीजिएगा आप, प्रोसेस आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आई डी सी निकालेंगे 2im डिवाइडेड पाई, सेम फार्मूला इस्तेमाल करके, एफ एक्स डी एक्स 1 डिवाइड बाय पाई 0 से 1 डिवाइड बाय टी 0 से टी डैश, जहाँ टी जेड सिग्नल जितना भी आपका अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसमें आप रख के लिमिट लगा के इंटीग्रेट करेंगे तो साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए आई डी सी की वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर अगर सर्किट है आपका तो 2im डिवाइड बाय पाई होगी। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इट शुड बी im डिवाइड बाय पाई। ठीक है, आई डी सी की वैल्यू आ गई, आई आर एम एस im डिवाइड बाय √2 इन केस ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के केस में im डिवाइड बाय √2 होगी। इफिशिएंसी आई स्क्वायर आर PAC PDC। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन ने जो मैक्सिमम इफिशिएंसी पॉसिबल है इस सर्किट की, उसको अपन ने, अगर RF को अपन निगलेक्ट कर देते हैं, वेरी वेरी लेस देन, बहुत कम है, बहुत कम है RL के कंपैरिजन में, तब मैक्सिमम इफिशिएंसी पॉसिबल है 81.2%। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम 81.2% पॉसिबल है। तो रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी आपकी बढ़ गई, पर प्रॉब्लम क्या है, PIV आपका डबल रखना पड़ रहा है आपको डायोड का, और आपका सिग्नल आपको अब अवेलेबल हो रहा था पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में पाई टाइम के लिए अवेलेबल था, सेकंड हाफ के लिए, सेकंड साइकिल के लिए अवेलेबल सिग्नल नहीं था, अब आपका पूरे साइकिल के लिए अवेलेबल है। आपके 2 डिसएडवांटेज जो थे वो ओवरकम हो गए, पर अभी आपका एक डिसएडवांटेज बच गया। क्या बच गया कि आपकी PIV रेटिंग आपको डबल रखनी पड़ रही थी। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपन ने एक सर्किट और डिजाइन किया जिसे कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में सर्किट देखेंगे पहले। देखिए, इस सर्किट को बनाने की टेक्निक क्या है। इस सर्किट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो दो डायोड कंडक्ट करेंगी, आपके लोड को वोल्टेज सप्लाई करेंगी। जब आपका और 2 डायोड एट अ टाइम रिवर्स बायस रहेंगी, 2 डायोड आप एट अ टाइम फॉरवर्ड बायस रहेंगी। एक समय में 2 ही डायोड कंडक्ट करेंगी और 2 डायोड ब्लॉक करेंगी, और पीक इनवर्स वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज Vm के बराबर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं सर्किट काम कैसे करता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में P आपका पॉइंट पॉजिटिव होगा, डायोड D1 जैसे देखे फॉरवर्ड बायस कैसे देखते हैं, ये आपकी P साइड हो गई, ये N साइड हो गई। P अगर प्लस से कनेक्ट है, N माइनस कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायस, अगर उल्टा है तो रिवर्स बायस। ठीक है बच्चों, फटाफट अब देखते हैं।
पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में P पॉजिटिव है तो D1 फॉरवर्ड बायस हो गई, D1 ने कंडक्ट किया, और D3 आपकी फॉरवर्ड बायस हुई, D3 ने कंडक्ट किया। अब ब्लॉक कौन कौन सी कर रही है? ब्लॉक कर रही है आपकी D4 और D2। D4 कितना ब्लॉक कर रही है? आपका ये लगा आपका VM देखेंगे बच्चों, ये आपका इधर आया, इसको ब्लॉक करिए, इसके बीच का जो वोल्टेज है वो D4 और D2 ब्लॉक कर रही है। तो कितना ब्लॉक किया? D4 D2 ने रिवर्स बायस हो गई और ब्लॉक किया आपने VM। ठीक है बच्चों। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? इस साइकिल में क्या होगा? P आपका निगेटिव हो जाएगा, Q आपका पॉजिटिव हो जाएगा। P आपका निगेटिव, Q पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही Q पॉजिटिव हुआ वैसे ही आपकी D2 कंडक्ट हो जाएगी, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस हो गई D2, और P आपका निगेटिव है तो निगेटिव वाली डायोड ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। तो आपका देखेंगे पहले जो आउटपुट की तरफ जो पोलैरिटी है वो तो सेम रहेगी, पर आपकी इधर की पोलैरिटी बदल गई। और इस समय डायोड कौन कौन सी कंडक्ट कर रही हैं? D2 D4 जो कि रिवर्स बायस थी फर्स्ट हाफ साइकिल में, और वो सेकेंड हाफ साइकिल में आपकी फॉरवर्ड बायस हो गई है। और ब्लॉक कौन सी करेगी? D1 D3 ब्लॉक करेगी। कितना वोल्टेज ब्लॉक करेगी? प्लस और माइनस VM। D1 D3 ब्लॉक करेगी और इनके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज VM ही रहेगा, जो कि आपका आउटपुट वोल्टेज के बराबर है। तो बच्चों वर्किंग इसकी आपने देखी। अब इसके सर्किट्स अगर आपको अच्छे से बना के देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, D1 D3 फर्स्ट हाफ साइकिल में और D2 D4 सेकेंड हाफ साइकिल में कंडक्ट करेंगे। रेस्ट आपका बाकी जो डायोड होंगे वो रिवर्स बायस रहेंगे, दो डायोड रिवर्स बायस रहेंगे। अब देखेंगे बच्चों, सर्किट आपका एक्सप्लेन हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें देखिए सेम प्रोसेस, बार बार जितने भी आपके सर्किट रहेंगे उसमें सेम प्रोसेस रहेगा। ये आपका हो गया इनपुट, ये आपका आउटपुट, V आउटपुट हो गया, ओमेगा T हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। ठीक है बच्चों, VO इक्वल टू एवरेज वोल्टेज अगर निकालेंगे तो लास्ट वेवफॉर्म, क्योंकि वेवफॉर्म सेम है तो फिर से VM डिवाइड बाय पाई हो जाएगा, 2VM डिवाइड बाय पाई हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले से जाना है तो आप फॉर्मूले से जा सकते हैं। अगर आपको डिराइव करना है तो अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा तो आप पूरा डिराइव करेंगे। उसको कैसे डिराइव करेंगे? अगर आपका वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म पूछ रहा है तो आप वोल्टेज का VM sin ओमेगा t 0 से पाई 1/पाई, यहाँ पाई रखेंगे बच्चों क्योंकि टाइम पीरियड पाई है, सिग्नल भी पाई के लिए है। ठीक है बच्चों, dx sin t dt। ठीक है बच्चों, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 2VM डिवाइड बाय पाई आ जाएगा VDC। ठीक है, तो इसमें आपका चूंकि वेव फॉर्म सेम है तो आपका IDC की वैल्यू 2IM डिवाइड बाय पाई, RMS की वैल्यू आपका IM डिवाइड बाय √2। जब इसका आपका P आउटपुट डिवाइड बाय P इनपुट करेंगे नीटा निकालने के लिए तो वो भी 81.2 के अप्रॉक्स आएगी। ये है रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखिए, पहले अपन ने
हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था, इनपुट सिग्नल ये था, आउटपुट सिग्नल ये था। ठीक है बच्चों, आउटपुट सिग्नल ये था। टाइम पीरियड सिग्नल का क्या था? आउटपुट सिग्नल का t, इनपुट सिग्नल का t था, आउटपुट सिग्नल का भी t था। अब आप फुल वेव रेक्टिफायर में जब आ गए तो आउटपुट सिग्नल आपका कैसा हो गया? इनपुट सिग्नल का अगर वेव फॉर्म t है तो आउटपुट सिग्नल का t/2 हो गया, आउटपुट सिग्नल का t/2 हो गया, क्योंकि आपका सिग्नल हाफ पाई से ही रिपीट कर रहा है खुद को। तो उस समय फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी बच्चों? f = 1/टाइम पीरियड। तो अगर इनपुट t है तो आउटपुट t/2 हो गया, तो f आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल टर्म ये बता दिया। बाकी आपका जो फिजिकल जो आपको दिख रहा है, देखने से भी आपको पता चल रहा होगा, इसमें आपका टाइम पीरियड t लग रहा है, इसमें आपका टाइम पीरियड t/2 लग रहा है। तो फिर जो नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड में जो ये सिग्नल कवर करेगा, उतने टाइम पे ये सिग्नल 2 टाइम्स नंबर ऑफ साइकिल कवर कर लेगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी f जो हुई, जो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड है, वो आपका रेक्टिफाइड फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के 2f हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 2 of f इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी f आउटपुट इक्वल टू f इनपुट, और f आउटपुट इज इक्वल टू 2 टाइम्स f इनपुट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, अब आउटपुट पावर आपने निकाल दी। अब एक पैरामीटर रिपल फैक्टर बच रहा है। रिपल फैक्टर किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, आपकी जो भी सर्किट रहेगा, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब कांस्टेंट डीसी पर अपन जो सर्किट बना रहे हैं, उसमें अपन ने क्या देखा कि या तो आपको हाफ वेव रेक्टिफाइड मिल रही है या तो आपको फुल वेव रेक्टिफाइड मिल रही है, पर आपको चाहिए कैसी? कांस्टेंट डीसी चाहिए। तो जो ये डिस्टरबेंस है कांस्टेंट डीसी में, एसी पार्ट जो आ गया है, उसी को ये रिपल्स बोलते हैं, रिपल्स। ठीक है बच्चों, ये जो आपका रिपल्स है, कांस्टेंट डीसी ना होके जितना वेरिएशन है, ये जितना ज़्यादा कम होगा वेरिएशन, जितना स्मूथ सिग्नल होगा, रिपल फैक्टर किसी भी प्योर डीसी का उतना ही कम होएगा। मतलब कि रिपल बहुत कम है। रिपल फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? रिपल फैक्टर ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, उसमें जो सिग्नल में जो एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू और डीसी कंपोनेंट सिग्नल के इनका रेशियो जो होता है, इनका जो रेशियो होता है, वही आपका रिपल फैक्टर कहलाता है। देखिए बच्चों, कोई भी अगर सिग्नल है, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल है, उसको आप 2 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीरियोडिक सिग्नल को 2 फॉर्म में कन्वर्ट, एक प्योर डीसी एंड साइनोसॉइडल, हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसॉइडल। ये आपकी थ्योरम है कि आप कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को 2 पार्ट में, कांस्टेंट डीसी एंड हार्मोनिक्स ऑफ प्योर साइनोसॉइडल, इनमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसको अपन रिपल फैक्ट तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ? एसी कंपोनेंट भी हुआ, डीसी कंपोनेंट भी हुआ। तो अपन करते क्या हैं, जैसे अपन का कोई भी सिग्नल मिला है, एक प्योर डीसी हो गया, कोई भी सिग्नल है, मान लीजिए यही आपका रेक्टिफाइड सिग्नल है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपके एसी कंपोनेंट अलग निकाल लेते हैं इसका, और जो इसका डीसी कंपोनेंट अलग निकाल लेते हैं, एसी कंपोनेंट अलग निकाल लेते हैं। जब एसी डीसी कंपोनेंट अलग निकाल लेते हैं, तो जो एसी कंपोनेंट निकाला है अपन ने, इसकी अपन आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। इसकी अपन ने आरएमएस वैल्यू निकाल ली, इसकी जब अपन आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं तो आई
AC RMS डिवाइड बाय IDC, जब इसका रेशियो निकालते हैं तो वो रिपल फैक्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन में देख लेंगे। RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट की RMS वैल्यू और DC कंपोनेंट का जो रेशियो है आउटपुट वेव फॉर्म का, वो आपका रिपल फैक्टर कहलाता है। फैक्टर मतलब अनुपात किसी चीज का अनुपात, रिपल का अनुपात, कितना रिपल हो रहा है, कितना कांस्टेंट DC से वेरी कर रहा है अपना आउटपुट सिग्नल, वो रिपल फैक्टर कहलाता है। देखिए बच्चों, उसको निकालते कैसे हैं, किसी भी वेव फॉर्म का रिपल फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए, जो आपका AC कंपो अगर ऑर्थोगोनल सिग्नल होता है, ये आपका सिग्नल सिस्टम में आएगा। ऑर्थोगोनल सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आप इतना बस याद रखिए, जो AC सिग्नल होता है और प्योर DC है, ये आपके आपस में ऑर्थोगोनल सिग्नल है। तो इनका जब आप अपन RMS वैल्यू निकालते हैं तो IRMS इक्वल टू अंडर रूट IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर होता है। ठीक है, तो IAC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट IRMS स्क्वायर माइनस IDC। IRMS की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, IDC की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, तो अपन को AC कंपोनेंट सिग्नल में कितना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। AC कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, Im डिवाइड बाय पाई हो गया इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जब अपन ने रिपल फैक्टर निकाला है तो बच्चों वो आया है 1.21, बहुत ज़्यादा है एक से, मतलब मोर देन 100% इसमें AC सिग्नल है, बहुत ज़्यादा इसमें AC सिग्नल है। जितना आपने रेक्टिफाई नहीं किया उससे ज़्यादा इसमें आपका AC सिग्नल है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का जब सेम फॉर्मूला यूज़ करके, सेम कंसेप्ट यूज़ करके अपन ने निकाला है रिपल फैक्टर, तो उसकी आई है 0.48, 48% रिपल फैक्टर है, 48% सिग्नल में रिपल है। ठीक है बच्चों, रिपल आपके 48% है फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला इसमें सारांश क्या निकला कि जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 81.2 के बराबर लगभग, और इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ये आपकी होती है 40.6 के अराउंड, और रिपल फैक्टर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 रहता है, और जो आपका रिपल फैक्टर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 0.48 रहता है। ठीक है बच्चों, अब जितना भी आपने अभी तक रेक्टिफायर पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें डायोड्स रिकॉल करेंगे सर्किट्स को, सर्किट भी आपके सेम बने हुए हैं यहाँ पे। डायोड इसमें एक यूज हो रही थी हाफ वेव में, सेंटर टैप में 2, ब्रिज में 4 डायोड यूज हो रही थी। ट्रांसफार्मर नेसेसरी, ट्रांसफार्मर कहाँ जरूरत पड़ती थी, केवल और केवल सेंटर टैप में ट्रांसफार्मर जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो फिर आपको डायोड लगाने की ट्रांसफार्मर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एफिशिएंसी अपन ने कैलकुलेट की थी इन केस ऑफ, जैसा कि पहले बताया आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.6 और फुल वेव सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में 81.2 और दोनों में 81.2, रिपल फैक्टर 1.21 इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और बाकी आपका सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर में चूंकि वेव फॉर्म आउटपुट सेम रहता है इसलिए रिपल फैक्टर सेम रहेगा। आउटपुट फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म सेम रहता है तो सेंटर टैप में 2f इन हो जाएगी और हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट के बराबर आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी। और पीक इनवर्स वोल्टेज ये आपका केवल सेंटर टैप में 2 Vm रहता है बच्चों, और बाकी Vm और Vm रहेगा हाफ वेव और ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसका आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया गया था। बाकी बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।